अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? एक हसीन सी खूबसूरत सी सुबह में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़ीनत सरफराज। हफ्ते का नया रोज, नया दिन, नई शुरुआत है और मंडे वैसे ही बड़ा एनर्जेटिक होता है। और आई एम श्योर आपका वीकेंड भी बहुत ही खूबसूरत गुजरा होगा, क्योंकि कल के वीकेंड की खास बात यह भी थी कि शब बारात थी। आई एम श्योर कि आपने जब दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे तो हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखा होगा। अल्लाह करे कि इन दिनों की, इस महीने की मुनासबत से आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो तमाम की तमाम आसान हो और आपके लिए बहुत सारी आसानियां हो, हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी आसानियां हो, आपके चेहरों की मुस्कुराहटें बरकरार रहें और हमेशा से जो है वो जिस तरह से पहले हम देखते थे कि लोग एक बेफिक्री की और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे, इसी तरह से दोबारा से वही तरक्की का, वही खुशहाली का दौर पाकिस्तान दोबारा से देखे, क्योंकि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के साथ हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो आई एम श्योर उम्मीद रखनी चाहिए। वक्त और हालात जो है वो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और मायूसी वैसे भी कुफ्र है। और उम्मीद का दामन जो है अगर हम थामे रखते हैं तो उससे बड़ी सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी ढेरों ढेर आसानियां आएं, आमीन। शहर फैसलाबाद का आज का वेदर कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद के अगर वेदर की बात की जाए तो बड़ा ही सुहाना मौसम है। ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, थोड़े से बादल भी जो है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सूरज जो है वो आंख मचोली करता हुआ शहरियों से दिखाई दे रहा है। पूरा दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत रहेगा और बहुत ही खूबसूरती से जो है वो आज का दिन गुजरेगा, क्योंकि जितना सुबह में जितना मूड हमारा जो है वो पूरा डिपेंड कर रहा होता है वेदर पर। तो वेदर जितना अच्छा होता है हमारा मूड भी उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आज की सुबह बड़ी ही हसीन, बड़ी ही खूबसूरत है और सूरज भी दिखाई दे रहा है, बादल भी हैं, थोड़ा सा जैसा सर्द हवाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो पूरा एक जो कहते हैं ना कि मिक्सचर एक वेदर का वो हमें दिखाई दे रहा है। अल्लाह करे कि पूरा दिन बहुत ही जो मौसम है वो खूबसूरत रहे और आपके तमाम काम जो है वो आसान अंदाज से कंप्लीट हो। अपने ओढ़ने के लिए जरूर घर से जब भी बाहर निकलें तो कुछ लेकर निकलें, क्योंकि शाम के औकात में उम्मीद की जा सकती है कि मौसम कब करवट बदले, कब बारिश और रिमझिम भी हो जाए, कुछ पता नहीं चलता है। तो जरूर अपने लिए कुछ साफ लेके निकलें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि थोड़ा सा गर्म सर्द सा मौसम है तो कुछ नहीं है और शाम में एकदम से जो है मौसम टोटली चेंज हो जाता है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सेहतमंद रहें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, इससे बढ़कर कुछ और हो नहीं सकता। और माशरे में बेहतरी और तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी मैशियत को, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो साथ ही साथ एक हमारी जो बैकबोन है वो हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जितनी अच्छी होगी, जारी बात है कि वहीं से जितना पैदावार बढ़ेगी उससे से हमारा जो है वो कारोबार भी अच्छे से चलेगा। हमारे किसान भाई जो हैं वो भी खुशहाल रहेंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशहाली आएगी, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होंगी। ज़राअत के शोबे में किस तरह की टेक्नोलॉजी फिलहाल इस्तेमाल हो रही है और जदीद जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे किसान उस पर क्यों नहीं आ रहे, कहां पे कमी दिखाई दे रही है, हुकूमत का इसमें कितना किरदार होना चाहिए, ज़राअत के शोबे में किस तरह की तब्दीलियों की जरूरत है, किस तरह की क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस भी हमें देखने को मिलते हैं, फ्यूल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है, बढ़ती हुई कीमतें किसान की जिंदगी को कितना मुतासिर कर रही हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अवैस अहमद है, नैनो साइंटिस्ट, और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अवैस आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल रहमान आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा हफ्ते का दिन का आगाज कैसा हुआ सुबह का, और कल वीकेंड अच्छे से गुजर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं अवैस के ज़राअत के शोबे की हम बात करें तो बहुत सारी तब्दीलियों की गुंजाइश दिखाई देती है, किसान बहुत परेशान दिखाई देता है। आप क्या समझते हैं कि ज़राअत के शोबे के जो क्राइसिस हैं वो किस तरह से हल किए जा सकते हैं? और मसाइल की अगर बात करें, पहले मसाइल पे थोड़ा सा अगर नजर डालें तो किस तरह के मसाइल हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है, देखिए ज़राअत का मेन सोर्स है हमारे फार्मर्स। जी, फार्मर्स जो अपनी फसलें वगैरह बेचते हैं उनको फिर लेके आते हैं टुवर्ड्स द सिटी साइड, तो उनको बेचते हैं। अब पहले तो इसमें ये इशू है कि हमने डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बेस पे हमने चीज़ों को इस तरह डेवलप करना शुरू कर दिया कि हमने सोसाइटीज डेवलप करना शुरू कर दी, और मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अगर आप देखें तो किसानों की ज़मीनों के ऊपर डेवलप की गई। पहले तो बात यह है कि हमने अपना प्रोडक्शन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा
कम कर दिया, जिसकी बेस पे वो उतना कॉस्ट एवरेज हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जी। सेकंड पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टेक्निक्स हैं जो कि बाहर भी यूज हो रही हैं और ओवरऑल द यूरोप उसको यूज कर रहा है, वो हमने कभी अपने ऊपर लागू ही नहीं की। अगर हम देखें तो फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्रियल सिटी को अगर हम देखें तो हमारे गंदे नाले ढेर सारे हैं, जिसमें वेस्ट है, फार्मा वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, डाइज हैं, बहुत सारे ऐसे एफ्लुएंट्स हैं जो हमें तो नजर नहीं आ रहे, बट वो हमारे अंदर डिजीजेस को जनरेट कर रहे हैं, कार्सिनोजेनिक भी हैं, कैंसर डिजीज भी इसलिए कॉज हो रही है। इसीलिए डायबिटीज, अगर हम पाकिस्तान की रेशो देखें तो हम कहते हैं कि हर 4 में से 1 बंदा डायबिटीज का पेशेंट है। उसकी रीजन क्या है? वो इज बिहाइंड दैट। तो हमने कभी अपने उस वेस्ट वाटर को ट्रीट ही इस तरह नहीं किया कि उसके जो एफ्लुएंट्स हैं उनको उस वे में ट्रीट कर सके कि वो यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई इन यूरोप या अदर जितनी भी कंट्रीज थी, गल्फ कंट्रीज थी, मैं इस पर भी बाद में बताऊंगा, तो यूरोप की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपने एफ्लुएंट सिस्टम्स लगाए कि जो वेस्ट वाटर को यूजफुल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने फार्मा और डाइज और एफ्लुएंट्स और प्लास्टिक को डिग्रेड करके फिर आगे प्रोड्यूस किया। प्लास्टिक डिग्रेड तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको रिमूव कर लिया बल्क की सूरत में। लेकिन इधर क्या होता है कि हम अपने वो वेस्ट को रिमूव नहीं करते, वो ऐसे ही एग्रीकल्चर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ठीक। फिर उससे फसल आपकी बढ़ती है, उससे ही आपकी फसल जो है प्रोड्यूस होती है, फिर आप उसको दे देते हैं खाद, यूरिया। अब इनडायरेक्टली यूरिया इज अ केमिकल। अगर आप देखें तो इन पास्ट लोग यूरिया नहीं देते थे, अपना एक वो मैन्युफैक्चर्ड खाद होती थी जो वो बेंजो से लेके आते थे, जिसको हम ऑर्गेनिक खाद कहते थे, और उसको फिर ऑर्गेनिक फूड भी कहते थे। तो हालांकि उसकी मुकदार कम थी लेकिन एफिशिएंसी उसकी ज्यादा थी। जी। हम जब ये हाइब्रिड मोड पे आए कि हम खाद्य दें तो इससे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, इट क्रिएट द प्रॉब्लम्स। वही फिर आपकी फसल आपके जानवर भी खाते हैं, वहीं से आपका दूध भी आता है, वहीं से आपका यीस्ट भी आता है, चीज भी आता है, जो कि अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे होते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये तो प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ जैसे आपने बात की खादों के हवाले से, तो अब्दुल रहमान, मार्केट में खादें भी जो है वो म्यारी नहीं मिल रही हैं। जो हमारे किसान हैं उनको इस टाइप की नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुनासिब दाम पर अच्छी और म्यारी खाद का जो हसूल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू ज़ीनत। देखिए, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पर जो 2 नंबर खातें बन रही हैं, जाली खातें भी, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है लेकिन बड़ी कम होती है। जी। देखिए, इसमें प्रॉफिट रेशो बड़ी है। जैसे यूरिया के हवाले से बात करें तो यहाँ पर अभी जो इसका सरकारी रेट है वो 5,300 रुपये है, तो डीएपी का जो रेट है वो तकरीबन 13,000 रुपये है। तो आप देखें ना कि अगर कोई जाली खाद बना रहा है तो वो अगर 100-200 बोरी भी बेच लेता है जाली खाद की, तो उसका सीजन तो कई लाख रुपए में लग जाता है। तो फिर वो थोड़ी बहुत रिश्वत दे के जो अपना काम चलाता रहता है, तो ये बड़ा मसला है। ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। उस खाद का फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि उसमें जो है वो जाली केमिकल ही यूज होते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो है वो खाद के हवाले से किसान की आगाही भी बड़ी ज़रूरी है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर खादें ना डालता रहे। अब मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर कहा जाता है कि अगस्त के आखिर में ना लोग जो है वो सरसों लगाते हैं साग के लिए ना, तो उसके नीचे 2 डीएपी डाल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खाद समझी जाती है, जो कमाद के नीचे भी आप बड़ी खाद इसको समझते हैं। फिर उसके बाद यूरिया भी डालते हैं। फिर जब वो 1 महीने में फसल हो जाती है साग की ना, तो वो सितंबर के मिड में या आखिर में उनका साग तैयार हो जाता है और मार्केट में सबसे पहले आता है और वो लाखों रुपया कमा लेते हैं। अब उतना पैसा जो है वो आम रूटीन में जो है वो किसान नहीं कमा पाता, क्योंकि उसका साग जो है वो लेट आता है, थोड़ा सरसों लेट होती है जो रूटीन में होती है, तो वो पैसे नहीं उसके बनते। ये जो है मतलब खाद इतनी वो समझ लें आपके वो है ही जो है वो मतलब आलूदा केमिकल से बना हुआ साग है। जो भी उगेती फसलें मार्केट में आ रही है वो महंगी मिलती हैं। अभी स्ट्रॉबेरी की मिसाल ले लें तो इसको मतलब फिर ये क्योंकि यहाँ पर गर्मी आ जानी है, गर्मी में जो है वो स्ट्रॉबेरी और जो है वो अमरूद है उसमें सुंडी लग जाती है, तो सुंडी से बचाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे उसे स्प्रे करते हैं। फिर वो डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर या इसमें इतना केमिकल आ गया कि वो बाकायदा फल जहरीला हो गया, उसको धो के रखा जाए और उसके बाद कम से कम जो है वो 24 से 48 घंटों बाद इस्तेमाल किया जाए तो फिर थोड़ी बहुत बेहतरी आती है। तो लेके जो ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे साग की, पालक की मिसाल है, बिल्कुल धनिया की, ये वो फसलें हैं जो फौरी तौर पर देखें जो ज़मीन के नीचे होती है, मूली गाजर या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो फिर भी इनके असरात से जो है वो कम
जो है वो मुतासर होती हैं। जो ऊपर होती हैं उन पे स्प्रे खाद का जो है वो असर ज़्यादा होता है और फिर उसका ये नतीजा होता है कि लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो ये उगती चीज़ें प्रॉफिट की रेशो से जब बनाई जाती हैं तो फिर उसका बाहर मकसद जो है वो मुनाफे का असूल होता है। दूसरे नंबर पे जो वैस साहब का स्पेशल सब्जेक्ट भी है कि जो वेस्टेड वाटर है, अब देखें कानूनी तौर पर जो है वो महकमा नहार की नहरों में या उसके अलावा जो इनके ड्रेनेज है उसमें आप बगैर ट्रीटमेंट के जो है वो पानी नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक। फैसलाबाद के हवाले से सुन लें कि महज 30 से 35 ऐसे सनती इदारे होंगे जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, बाकी सारे ऐसे बगैर ट्रीटमेंट के डाल रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि ये ड्रेनेज ना यहाँ से गुजरते हुए दरियाओं में जाते हैं, फिर उसके बाद समुद्रों में चले जाते हैं। दरियाओं से जो आगे नहरें निकलती हैं वहाँ पर यही पानी नहरों के जरिए जो है फिर ज़मीनों को सैराब करता है। ये ज़रूरी नहीं कि फैसलाबाद का वेस्टेड पानी फैसलाबाद की फसलों को सैराब करे, ये किसी और ज़िला में भी कर सकता है, लेकिन करेगा ज़रूर। इसी तरह से जो समुद्री अनवाउ इकसाम है, मछलियाँ ये वो, जब वो केमिकल खाएंगी फिर अल्टीमेट उन्हें फिर वही लोग खाएंगे निकाल के, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो इंसानों की खुराक ही बनेगा। बन रहा है, क्योंकि सारी बातें जैसे आपने स्प्रे की बात की, खादों का कोई मियार नहीं है, पानी जिसको रीयूज किया जा सकता है जो कि आपकी स्पेसिफिकेशन भी है, लेकिन इससे फिर अवैध फूड तो हमारा ऑर्गेनिक नहीं रहा किसी भी सूरत में। और हमारे जैसे कि अब्दुर्रहमान ने भी मेंशन किया, आपने भी किया कि वो डिफरेंट तरह की बीमारियों का बायस बनता है। तो इसके पीछे के रूट कॉज को क्या हमारे यहाँ इतनी हमारे किसान को अवेयरनेस नहीं दी जा रही है कि वो किस तरह से जो है वो अपनी फसल को बीजे, उगाए, और जो बेसिक चीजें होती हैं वहाँ ट्रेनिंग की कितनी कमी है? अच्छा, इसको ना यूरोप में इसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ओके। पाकिस्तान में भी सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ऑफिशियल टर्म है कि सर्कुलर इकोनॉमी में हर चीज रोटेट होगी, जो फ्लो ऑफ थिंग्स है वो इसमें रोटेट होगा। हम वो सर्कुलर इकोनॉमी को बोल चुके हैं बिकॉज यूनेस्को ने 17 सस्टेनेबल गोल्स लॉन्च किए अपने, और उस सस्टेनेबल गोल्स में मेजर 12 गोल्स थे टुवर्ड्स ग्रीन केमिस्ट्री, कि आपने अपने टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को पहले रिमूव करना है, उसके बाद कोई और प्रोसेस अडॉप्ट करना है। अब होता क्या है, वही बात कि ये एफ्लुएंट्स को ट्रीट किया नहीं जाता प्रॉपरली और फिर वो हमारी फूड चेन में आ जाता है। और फूड चेन में आने के बाद अवैस वो कितना ज्यादा नुकसानदेह होता है ये जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर फीड के हवाले से कि ज़राअत के शोबे में कितनी ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारे तो ग्रास रूट लेवल पर इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं कि उनको सॉर्ट आउट करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फूड चेन की जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारा ऑर्गेनिक फूड भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो कितना जहरीला होकर कितना ज़्यादा केमिकल्स उस पर यूज़ होते हैं और वो कितने ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और इन तमाम चीज़ों को समझना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे। वैसे वैसा बता रहे थे फूड चेन के बारे में, किस तरह यूरोप में चीजें होती हैं और पाकिस्तान इस तमाम मामलात में भी बहुत पीछे है। जी बिल्कुल। अब यूरोप का अगर हम स्टाइल देखें, यूरोपियन यूनियन का, तो उसमें जो एक करिकुलम डेवलप किया गया है वो बेस्ड करता है उनके यूनिवर्सिटी सिस्टम के ऊपर। जो भी इंडस्ट्री है उसका इंटरेक्शन विद यूनिवर्सिटी है, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो इंडस्ट्री विद यूनिवर्सिटी लॉन्च होता है। अब अगर फूड चेन की बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको फूड केमिस्ट्री कहते हैं, या फूड, सिर्फ फूड का भी उसको नाम दिया गया, फूड न्यूट्रिशन का भी नाम दिया गया, फिर न्यूट्रिशन वाला भी एक सब्जेक्ट लॉन्च किया गया। अब इन डिपार्टमेंट्स का एक्चुअली में वर्क क्या था कि उन्होंने फूड चेन्स को ऑब्जर्व करना था कि हमारा फूड चेन और हमारा सप्लाई चेन कहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है विद जो हमारे फार्मर्स हैं उनको लेकर। अब पाकिस्तान में जो मेजर कंसर्न ये है कि हमारे फार्मर्स की जो डेवलपमेंट है वो कभी बनाई नहीं गई, उनको कभी डेवलपमेंट सिखाई नहीं गई। अब होता क्या है कि फार्मर्स की जमीनें होती हैं, वो एक बंदा मिट्टी उठाता है तो दूसरे की मजबूरी बन जाती है वो भी मिट्टी उठा देता है जमीनों को नीचा करने के लिए, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा लग सके। उसमें वो एक चीज भूल जाते हैं कि वो अपनी जमीन के मिनरल्स और साल्ट्स उसको ऑलरेडी वो रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से इरप्शन आनी है जो कि सैंड की फॉर्म में आएगी। और ये सारी टर्म्स तो उनको आई थिंक पता भी नहीं होंगी। नहीं पता, उनको सिर्फ एक कंसर्न है कि मिट्टी उठानी और उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे।
बिल्कुल ठीक। और हमारा पानी जल्दी लग जाएगा, तेज लग जाएगा, हमारी जो 1 एकड़ की जमीन है वो जल्दी सैराब हो जाएगी पानी के साथ। बट वो ये नहीं जान रहे कि वो उस ग्रोथ को उतना ही टॉक्सिक कर रहे हैं, उतना ही मिनरल से डी इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए प्लांट ग्रोथ में जो स्ट्रेस आती है वो उतनी ही डीमोटिवेट हो जाती है। तो उस स्ट्रेस को फिर आगे डेवलप करने के लिए उन्हें और खादें देनी पड़ती हैं। फिर वो कहते हैं कि जी इसमें पोटाश की बोरी डाल दें, इसमें ये डाल दें, इसमें वो डाल दें, तो उससे फिर अगेन आपकी फूड चेन टॉक्सिक हो रही होती है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इससे सारी बात है कि फिर हमारा फूड जो है वो उस तरह से ऑर्गेनिक रहता नहीं है। साथ ही साथ अब्दुर्रहमान, थोड़ा सा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ नए तकाज़ों को सिखाने के लिए क्या उस तरह का सिस्टम एजुकेशन का भी जो है वो बनाया गया है? हमारे जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्या हमारी यूनिवर्सिटियाँ उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी सिखा रही हैं? जीनत, देखिए यहाँ पर मसला ये है कि जो भी एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, दाखिला ले रहा है इसके मुतल्लिका, तो वो कभी भी एग्रीकल्चर नहीं करता प्रैक्टिकली ना। मसला ये वो सिर्फ नौकरी के लिए कर रहा है। तो ये हमारा बड़ा मसला है कि हमारी थ्योरी हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर मेरिट की हुक्मरानी नहीं है, इस पर कई बार बात हो चुकी है। सिफारिश कल्चर, मेरिट ना होना, रिश्वत कल्चर, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मायूस होकर बाहर के ममालिक का रुख करते हैं और फिर वहाँ से वापस आने का नाम नहीं लेते। यहाँ पे उन्हें नज़र आता है कि उनकी कोई जो है वो दाल नहीं गलने वाली। वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को होते मिलेंगे जो बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके पास जो है वो असर और सूख है, मेरिट पे नहीं होगा। तो वो यहाँ पर फिर मसला ये है कि मडियाकर जो है वो बाकी रह जाते हैं, जिनको बाहर के ममालिक में नहीं लिया जाता, जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, वो यहाँ पर फिर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और मडियाकर होते हैं, मेरिट पे नहीं आते। यूनिवर्सिटी का कल्चर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वाइस चांसलर जो है वो तमाम हायरें खुद करता है। बाकी तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स है, या लेक्चरर एक किसी यूनिवर्सिटी में आना है ना तो वो पीपीएससी के ज़रिए आएगा। स्कूल मास्टर रखा जाना है तो उसका पेपर होगा पीपीएससी का, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है वो सिफारिश पे आएगा। एमपीएम मैनेज या मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज की सतह पर जो सिफारिशें, या वाइस चांसलर्स की सतह पे, तो उसका ये नतीजा निकला है कि आज यहाँ पर ये तकरीबन तमाम का तमाम जो है वो सिस्टम धड़ाम से गिरा पड़ा हुआ है। पीएचडीज रोज़ाना की बुनियाद पर डिग्रीज दी जा रही हैं और उसमें भी वही लोग डिग्रीज देते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं जो पहले इसी तरीक़ा से जो है वो इसमें पहुंचे होते हैं। और फिर उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर हमारी जो पीएचडी की डिग्रीज हैं उन पर भी सवालिया निशान लगने लग गया है कि यहाँ पर इतने पीएचडीज हैं और वो बेरोज़गार भी हैं। तो ये बड़ा जो है वो मसला बना हुआ है। तो यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर यही सूरत हाल एग्रीकल्चर की बनी हुई है। कहने को यूब रिसर्च है या निपची है या नयाब है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी फैसलाबाद में जो परफॉर्म कर रही है, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि किसान जो अपने रवायती बीज काश्त कर रहा होता है, किसान आधे से ज़्यादा जो है वो उनको इनके बीज ही नहीं पहुंच पाते जो सर्टिफाइड बीज हैं, या अगर वो ले भी लेता है किसी प्राइवेट कंपनी से तो उसका वो नतीजा नहीं पहुंच पाता ना। इनकी जो रिसर्च है ये 4 दीवारी के अंदर महदूद हो जाती है, महदूद से लोग उससे इस्तेफादा कर पाते हैं और 90% लोग जो है वो दूर दूर से जो है वो देख के चले जाते हैं। तो 100% फैसलाबाद में भी नहीं है, बाकी शहरों की बात तो दूर की बात। तो इसका ये नतीजा निकलता है कि हम पैदावार में काफ़ी जो है वो पीछे रह गए हैं, चाहे वो गंदम की पैदावार है, कबाब की है, या किसी भी चीज़ की पैदावार है, या कब कौन सी फसल लगानी है, ये बड़ा मसला है। चावल पे फोकस किया जाता है और सारा पानी जो है वो नहरी पानी उसमें कंज्यूम किया जाता है, और यहाँ पर जो कोई प्लान नहीं किया जाता कि प्लान जो एग्रीकल्चर के हवाले से किया जाना है, इसको इंडस्ट्री बनाया जाना है, या जो फसलों के हवाले से क्रॉप्स होने, या ये कुछ भी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है किसी के पास। डीजीयू रिसर्च लगने के लिए भी सिफारिश ही चाहिए होती है, वाइस चांसलर लगने के लिए भी सियासी सिफारिश ही चाहिए होती है। तो ये पॉलिटिकली तौर पर जो इतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका है कि इसमें जो है वो मेरिट की बात करना या इसमें बेहतरी की उम्मीद रखना वो बड़ी जो है वो अजीब सी बात लगती है कि ये बंदा कौन सी दुनिया में रह रहा है जो यहाँ पर बेहतरी की उम्मीद रखे हुए है, या यहाँ पर तवक्कुआत लगाए हुए है कि इन चीज़ों से, या ये जो पुराने तरीके हैं दकियानूसी तरीके हैं उनके ज़रिए जो है बेहतरी की तवक्कुआत लगाए हुए हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पढ़ने वालों को ये नहीं पता कि गाँव देहात में जो है वो एग्रीकल्चर एक्चुअली कैसे करनी है। जो किसान है वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी दोबारा किसान नहीं बनाना चाहते, वो ना ही जो है वो तालीमी इदारों में वो बेचते हैं, वो अपने चाहते हैं कि वो पढ़ के कोई जो है वो डिग्री ले उनको नौकरी करे। ये रुझान है यहाँ पर जो नौकरी के हवाले से वो एग्रीकल्चर से बचने की कोशिश की जाती है। वैसे आपने जो शुरू में कहा कि यहाँ पर कॉलोनीज बन रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशूज़ है कि जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, कॉलोनीज बनाई जा रही है, ताहम बहुत ज़्यादा ज़मीन बेआबाद भी पड़ी हुई है
उसको आबाद करने के हवाले से भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। अभी यहाँ पर जो इकनॉमिक काउंसिल्स बनाई गई है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसमें ये भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि बेआबाद ज़मीनों को आबाद किया जाए। तो उसके लिए भी जो कंपनीज तो मैदान में आ रही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानब से जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती कि अगर वो 10-12 एकड़ ज़मीन है उनको कई सालों के लिए दिया जाए तो उसमें से जो है वो प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। तो इस जानब कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी चाह रहे होते हैं कि नौकरी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मेहनत करने की बारी है, वहाँ पे जो है वो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रवायती तरीकों से जो हमारे किसान भाई खेती करते आ रहे हैं अवैस, वो तो चलो उनको तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नई जो जिद्दतें हैं उनसे मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि साइंटिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, फील्ड में हैं। आने वाली नई जनरेशन का जैसे अब्दुर्रहमान ने बात की, क्या बच्चों में आप वो रुझान देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के, टर्मिनोलॉजीज़ के, जैसे आप बैठ के बात कर रहे हैं कि आप टर्म्स यूज़ कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से काम होता है, आपको लगता है कि हमारी नई जनरेशन का रुझान इस तरफ है जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है? इसको कहते हैं रिसर्च गैप। रिसर्च गैप जब भी क्रिएट होता है तो उसके ऊपर फिर रिसर्चर्स अपना वर्क लोड दिखाते हैं और काम करते हैं। अब मेजर इशू कहाँ पे आया? वो आया हमारे जो इंडस्ट्री कंपनीज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं। अगर कोई म्यूचुअल प्रोजेक्ट लॉन्च भी होता है ना, तो उसमें मेजर इशू आता है ट्रस्ट का। वो कहते हैं कि आपकी बेसिक प्रोफाइल जो पास की थी वो अच्छी है नहीं, हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें। और मेजर इशू वो भी है कि जब कंपनी ट्रस्ट लेके कहती है कि लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट, तो वो अपना एक क्वालिटी एश्योरेंस का मैनेजर भेज देती है, यूनिवर्सिटी अपना कोई एक लेक्चरर भेज देती है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जनरेशन की तरफ से भी दिखाने। ट्रस्ट एक बहुत अहम फैक्टर है। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ज़राअत के शोबे के हवाले से हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि हमारी फील्ड्स में जो है वो तरक्की हो, हम नई नई जिद्दतों से जो है वो दोस्ती करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ुद भी आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ख़ुद भी आपके अंदर वो रुझान होना चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है तभी जो है अगर पैदा होगा तभी आप जो है वो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकेंगे। और कितना इंटरेस्ट है हमारे आजकल के स्टूडेंट्स में और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से तो हमने पहले बात की ही है, तो इसी बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे और अवैस से जानेंगे, क्योंकि माशाल्लाह खुद बड़े अर्ली एजेस में PhD वो कर रहे थे जब उनकी जो है वो 9 बुक्स पब्लिश हुई। तो तालिब इल्मी के दौर से अवैस आपकी पूरी स्ट्रगल रही है, जो कि पहले भी हम जब आप प्रोग्राम का हिस्सा बने थे तो हमने बड़ी डिटेल से उस पर गुफ्तगू की थी। तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट का खुद का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इसमें ना अगर तो रिसर्च बेस्ड चीज़ें डिस्कस करें तो हम ये देखते हैं कि अगर स्टूडेंट अपने आप को फ्यूचर में एज अ साइंटिस्ट के रोल में देखता है तो देन ही शुड और शी शुड स्टार्ट द रिसर्च इन हर अर्ली कैरियर्स। लाइक जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रही है तो वो उस वक्त अपनी रिसर्च को इनिशियलाइज कर ले। अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस सिस्टम को मानती नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के दौर में अपनी रिसर्च को स्टार्ट करें, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जिधर मैं अभी करंटली वर्क भी कर रहा हूँ। और मैंने खुद GC से अपना रिसर्च का इनिशियलाइजेशन स्टार्ट की थी जो अप्लाइड केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट से थी। अब डिपेंड करता है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, क्या आप अपने आप को उस वे में देखते हैं कि यू हैव टू बी अ रिसर्चर और यू वांट टू सर्व एज अ क्वालिटी एश्योरेंस केमिस्ट। अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो वो उस वक्त आपके पास वो गाड़ी का स्टीयरिंग है, क्या इधर आपने वो रिसर्च की तरफ मोड़ना है या आपने क्वालिटी एश्योरेंस या अप्लाइड चीज़ों की तरफ मोड़ना है, क्योंकि एट द एंड तो आपका मेजर रोल यही है कि आपने जॉब की तरफ स्विच होना है अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च की तरफ जाते हैं तो फिर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में छुपा के भी रखी हैं और आपका काम है उसको उस अंदाज से देखना कि आप उनको पहचान सकें। तो जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी तो ये 2018 की बात है, जब मैंने BS कर रहा था तो 2017 में, उस वक्त मेरा 3rd सेमेस्टर था ग्रेजुएशन का जब मैंने रिसर्च को स्टार्ट किया था। और उस वक्त मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने मुझे, अच्छा इसमें मेंटर का बहुत बड़ा रोल है
कि आप विदाउट मेंटर कोई भी काम अपना स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अब स्टूडेंट्स को नो डाउट उनको एक डायरेक्शन तो चाहिए होती है जिसमें उन्होंने जाना होता है। आप ऐसे तो मुंह उठा के तो नहीं कह सकते कि मैंने रिसर्च करना है। गाइडेंस तो इम्पोर्टेंट एक डायरेक्शन इम्पोर्टेंस है, एक गाइडेंस इम्पोर्टेंट है जो आपको आपके मेंटर दे सकते हैं, जिसमें आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन जीसी यूनिवर्सिटी आई वाज वेरी एक्नॉलेज दैट कि मुझे उस वक्त डॉक्टर इकराम अहमद जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में, वो मुझे मिल गया। तो उन्होंने मेरी रिसर्च को और मेरी रिसर्च स्किल्स को पॉलिश कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम रिसर्च को जानते गए। तो 2018 में मैंने अपना पहला पेपर पब्लिश किया। और फिर 2019 में मैंने अपनी पहली बुक भी पब्लिश कर दी जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग की थी, और वो भी डॉक्टर इकराम के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी प्रोग्रेस को डेवलप करते गए। तो फिर मैंने मास्टर्स में 2019 और 21 में अपना एक रिसर्च आउटपुट लॉन्च की थी, जिसमें मैंने चंबेली के फूल से पानी को ट्रीट किया था, जिससे फिर मेरा पेटेंट भी हुआ और फिर यूरोपियन यूनियन में भी काफी फेमस रहा। उसी की बेस पे फिर 2021 में मुझे सऊदी केमिकल सोसाइटी से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। और उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो मेरे मेंटर थे, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर आरफ नजीर थे, डॉक्टर उमर यूनुस थे, डॉक्टर परवेज भट्टी थे, फिर और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की अगर मैं कहूँ तो सारी फैकल्टी मेरे साथ कोऑपरेटिव थी। डिपेंड करता है कि आपका अपना एक्सपोजर कैसा है, आप अपने आप को कैसे एम्बिशियस लेके चल रहे हैं। और उसमें फिर जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शफाकत अली थे, जिन्होंने मुझे यहाँ पे भी लैब प्रोवाइड की। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला चलता गया और हम प्रोग्रेस करते गए। फिर हम यूरोप में गए, यूरोप में काम करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं 3 साल यूरोप का यंग साइंटिस्ट रहा हूँ, 2022, 21, 22 और 23। एंड स्टिल 2024 की जो वैल्यूएशन है वो स्टार्ट है। लेट्स सी कि उसमें हम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इंशाल्लाह। तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट क्या है। क्या वो अपने आप को व्हाइट कॉलर जॉब में देखता है, क्या वो अपने आप को ये देखता है दैट आई हैव टू सर्व फॉर माई कंट्री, आई हैव टू डू समथिंग नॉवल विच डिडंट वेल ऑर्गेनाइज इन द प्रीवियस। तो ये डिपेंड करता है कि उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे किया गया है, क्या उसको रिसर्च सिखाई गई है, क्या उसको रिसर्च नॉलेज दिया गया। लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि हमें एक यूरोप में प्रोजेक्ट मिला था रोमानिया के स्टूडेंट्स का, जो कि 6th ग्रेड के थे, 6th क्लास में थे। तो हमें कहा गया कि इनको प्रोजेक्ट्स दें। तो हमने कहा कि इनको हम क्या प्रोजेक्ट्स दें, ये तो भी बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो भी वो सीखना चाहिए जो लर्निंग स्टेज की चीजें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने इनको रिसेंट डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट्स देने। बिल्कुल ठीक। एंड एट दैट टाइम मैंने उनको प्रोजेक्ट्स दिए नैनो पार्टिकल्स के, जो कि हम अभी एमफिल और पीएचडी के बच्चों को बता रहे होते हैं कि दीज आर द नैनो पार्टिकल्स और ये नैनो टेक्नोलॉजी है। तो हमने वहां पे 6th क्लास के बच्चों को नैनो टेक्नोलॉजी सिखाई। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम क्या सिखा रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो हम देखते हैं कि हम यूरोप कंट्रीज में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं। तो इसको जो है वो कम करना, इस डिफरेंस को जो है वो वक्त के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स का भी इसमें इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि आप एक डिग्री में चले गए हो तो आप बस किताबों से पढ़ रहे हो, आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकल के बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। फिर अगर हम ज़राअत के हवाले से अगर अब्दुर्रहमान देखें तो बहुत सारे क्राइसिस का भी हमारे मुल्क को भी सामना है, एंड डेफिनेटली एग्रीकल्चर को भी है, जिसमें हमारे एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं, हमारी फ्यूल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती हैं। तो ये क्राइसिस जो है वो कितना ज़्यादा मुतासिर करते हैं हमारे किसानों को और हमारी जो है एग्रीकल्चर को। देखिए जी, ये सारी चीज़ें लाजमी मलजूम है। जब यहाँ पर एनर्जी की कीमत बढ़ती है तो यहाँ पर जो ट्यूबवेल है वो महंगे हो जाते हैं। ट्यूबवेल का पानी लगाना होता है, क्योंकि नहरी पानी तो 50% तक जो है वो ज़रूरियात पूरी करता है, तो बाकी जो 50% है वो ट्यूबवेल से आएगा। तो बिजली ऑलरेडी उनकी महंगी की हुई है। इसी तरह से जब यहाँ पर फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो सारे ट्रैक्टर का डीजल पे काम होता है, तो अल्टीमेटली वो महंगा हो जाता है, क्योंकि काश्तकारी में जो है वो महंगाई हर फील्ड में हमें जो है वो बुरी तरह से मुतासर कर रही है। तो जाहिर बात है ज़राअत के शोबे को भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का और डाउनफॉल का शिकार है। वो क्या क्राइसिस है इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारे ज़राअत को किस तरह की क्राइसिस का सामना है, इसी मौजू पे हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुर्रहमान की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि अब्दुर्रहमान, जिस तरह के क्राइसिस पूरे मुल्क को दरपेश हैं और अल्लाह वहाला सी बात है कि हमारा ज़राअत भी इससे बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। एनर्जी की अगर बात करें, फ्यूल प्राइसेस की बात करें, तो उस हवाले से बताइएगा कि कितना नुकसान उठा रहे हैं हम। सीनियर, देखिए यहाँ पर मसला ये है कि जब एनर्जी क्राइसिस होंगे, जब एनर्जी महंगी होगी, फ्यूल महंगा होगा, तो लामहला जो है वो
जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी किसी भी फसल को लगाने के हवाले से, तो फिर उसको किसान को अपने घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए भी ज़्यादा मुनाफा चाहिए होगा, तो फिर वो हर हरबा इस्तेमाल करेगा, चीज़ें महंगी भी करेगा। तो फिर यही वजह है कि आप देखती हैं कि चंद सालों में जो है वो आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं, दालों की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं, गन्ना महंगा हो गया, तो उसकी वजह से चीनी भी अल्टीमेटली महंगी हुई है। तो ये सारा जो महंगाई का एस्पेक्ट है वो सारा ओवरऑल मुतासर कर रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 30 पे चला गया, तो उसका जो असर है वो हर चीज़ पे पड़ रहा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो किसान, उसके लिए अपना सर्वाइव करना मुश्किल हुआ पड़ा है। अगर उसकी कोई और ज़राए ना हो आमदन के, तो वो बड़ी मुश्किल है कि वो 4, 5, 7 एकड़ से कमाई कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पर मसला है फैसलाबाद जैसे इज़्ला में कि यहाँ पर ज़मीनें थोड़ी रह गई हैं। जब ये 1800 की दहाई में जब, या 1900 की दहाई में जब ये एक मुरब्बा ज़मीन मिली थी, तो उसके बाद 3-3 नस्लें आगे आ गई हैं, तो वो तकसीमदार होती हुई जो है वो 4-5 एकड़, 1-2 एकड़ तक जो है वो महदूद हो गई है। तो अब जब पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं कि यहाँ पर 60% लोग या 50% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर वो डंडी मारते हैं या मिसकैलकुलेशन करते हैं कि उनके बहुत सारे लोग जो है वो शहर में प्राइवेट नौकरियां कर रहे होते हैं, छोटे मोटे कारोबार कर रहे होते हैं या बाहर के ममालिक में होते हैं, तो उनको उसमें से निकाला जाता है। एक्चुअली बहुत थोड़ी तादाद है जो अब एग्रीकल्चर से वाबस्ता रह गई है। पहले जब कटाई का मौसम आता था पूरा गांव उसमें शरीक हो जाता था, फिर जब मशीनरी आ गई तो अब जो है वो एक ही मशीन जो है वो आधे गाँव की या 2 मशीनें पूरे गाँव की जो है वो कटाई मुकम्मल कर देती हैं। तो ये जो सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ से रोटी रोज़ी अपनी कमाते थे या साल के दाने लेते थे, वो सिलसिला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है। बार्बर या लोहार या दूसरे लोग जिन्हें दाने मिलते थे, वो भी सिलसिला जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अब वो सारा कुछ जो है वो भी पैसों का जो है वो गाँव में करना शुरू हो गए। तो ये गाँव की जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है। तो अब पॉलिसी इस हिसाब से बनानी चाहिए कितने लोग वाबस्ता हैं, वो कितनी प्रॉफिट रेशो कमा रहे हैं और उसमें किन नुकसानात का सामना है। बहुत सारे लोग महज एग्रीकल्चर इस वजह से करते हैं कि घर में जो उनके दाने आते रहें और इसी तरह से जो है वो कोई एक आध फसल आती रहे, जो उन्होंने 2-4 मवेशी रखे हुए हैं, उनका प्रॉफिट रेशो मकसद ही नहीं है, वो सिर्फ उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो इसमें भी ये हुकूमत का नुकसान होता है, क्योंकि जब उनकी गंदम भी गिनती में आती है कि इतने एकड़ लग गई, तो फिर जो है वो हद तक पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये साइंटिफिक तरीके से, मैकेनाइज तरीके से अगर चीज़ें हों, उनको गाइड किया जाए, अच्छा बीज दिया जाए, अच्छी सहूलियत दी जाए, तो इन ज़मीनों से ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट इकट्ठा करना भी मुमकिन हो सकता है और गंदम और कमाद और दीगर चीज़ें जो गवर्नमेंट की ज़रूरियात है, जो मुल्क की ज़रूरियात है, वो भी पूरी करना मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे के नई जिद्दतों की तरफ किसानों को या एग्रीकल्चर पे जो है वो बात की जाए। उससे पहले जितने मसाइल हमें दरपेश हैं, उसमें चाहे एनर्जी क्राइसिस की बात कर लें, फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों की बात कर लें, उनका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको किस तरह से जो है इन मसाइल का क्या हल हो सकता है, मुमकिन हल, और इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार हो सकता है? अच्छा, अब ये इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी वे में देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वेस्ट किस चीज का है? अगर तो एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ प्लांट वेस्ट बहुत ज्यादा है, वुड वेस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखना शुरू कर दें तो जितनी भी महंगी फार्मा कंपनीज हैं या जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो जितनी महंगी हैं वो कहते हैं कि इतनी ही ऑर्गेनिक है, राइट? जैसे कि अगर द बॉडी शॉप की बात करें तो वो द टी ट्री का टैग लगाती है, दैट मेरे पास द टी ट्री है। लॉरियल है तो वो कहता है कि आई एम मेकिंग 99% ऑर्गेनिक। अब होता क्या है कि इनको एक्चुअली में ये चीजें मिली कहाँ, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहे हैं? तो अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल जो सीरम हैं, टोनर्स हैं, इनमें हम क्या देखते हैं कि ये हाइलुरोनिक एसिड का हो, ये एस्कॉर्बिक एसिड इसमें हो, इसमें एल्लैटिक एसिड हो, इसमें साइक्लोपेंटानोन हो, ये डेरिवेटिव्स हैं। ये डेरिवेटिव्स सारे जो हैं ये आते हैं आपके वेस्ट से, जो आपका वेस्ट है। अगर ये वही सर्कल है जो सीखने की जरूरत है और हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने की जरूरत है वैस, और इस पे बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि हम इस पे मजीद बात भी करें। और ये वो वाले साइड है, ये वो फैक्टर्स हैं जिस पे जो है वो स्टूडेंट्स को आगाही देना, किसानों को आगाही देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहरों का निज़ाम को बेहतर चलाना है तो हमें अपने इदारों को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस का इदारा एक ऐसा इदारा है जो सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन के मामले में निगलेक्टेड इदारा है अवाम की जानिब से, शहरियों की जानिब से। हम जो है बहुत सारे मसाइल पर बात करते हैं, डेली रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं और हमारे तमाम मसाइल का हल जो है वो हमारे शहरों की, शहरियों के मसाइल पे जो है वो बड़ी गहरी नज़र होती है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की। लेकिन हमेशा से जो है उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। लोगों के साथ उनका जो एक ताल्लुक है वो उतना शायद दोस्ताना नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है और जब एक आम शहरी इस पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनता है तो किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस होती हैं, कौन सी चीज़ उसको मोटिवेट करती है और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा सर्वाइवल, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से स्पेशली बात करें तो एक पुलिस ऑफिसर का होता है। इस पर बात करने के लिए आज हमें बड़े ही दो खास मेहमानों ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अली, ASP हैं सर्कल सरगोदा रोड, और साथ ही साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं तैयब मकबूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप कैसे हैं तैयब? जी बिल्कुल ठीक है। जिंदगी ठीक से चल रही है क्योंकि आपकी मसरूफियत तो कुछ आलम इस तरह से होती है कि भगदड़ दौड़ ही आपको मची होती है। जी 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 ऐसा ही है। चलें, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। सर सबसे पहले तो आपसे आगाज करें तो मुबारकबाद पेश करूंगी क्योंकि आपकी न्यू ज्वाइनिंग भी है फैसलाबाद में, आपकी जो है वो न्यूली पोस्टिंग है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहीं से शुरू करेंगे कि कैसा जा रहा है आपका ये सफर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। इससे पहले मेरी सियालकोट में ड्यूटीशिप थी 5 महीने की। बिल्कुल ठीक। तो फैसलाबाद की और सियालकोट की डायनामिक्स जो है तकरीबन सेम ही है। बोथ आर इंडस्ट्रियल सिटीज़, तो क्राइम की नेचर भी तकरीबन सेम ही है। तो इट वाज इजी फॉर मी टू एडजस्ट हियर। बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम तो ये हमेशा से जब भी प्रोग्राम में हिस्सा पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे गेस्ट आते हैं तो हम ज़्यादा क्राइम पे बात करते हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि हम बात करें ऐसे ऑफिसर्स के बारे में जो इस बीट का हिस्सा बनते हैं और उनके लिए कितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। आप भी पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ा करीब से देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितना ईजी है डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेना और बाद में उसमें सर्वाइव करना एक पुलिस ऑफिसर का? जीनत, अब तो ये तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, आपको पता है सिविल सर्विस का एग्जाम देकर आए हैं, इनके पीछे पूरी एक इनकी स्ट्रगल है जिसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे हैं। अब तो पुलिस डिपार्टमेंट में आपने एज ए कांस्टेबल भी ज्वाइन करना है, तब भी आपको ऐसे ही जैसे आपने बतौर ASP ज्वाइन करना है। पुलिस डिपार्टमेंट में समझता हूँ कि चूंकि मेरी बीट है, मैं इसमें ही हर वक्त रहता हूँ, तो 1% भी इसमें डीमेरिट नहीं होता इसकी रिक्रूटमेंट में, वो किसी भी लेवल पे हो, वो कांस्टेबल से लेके ASP तक। ASIs भी भर्ती होते हैं PPSC के थ्रू, सब इंस्पेक्टर्स भी हो रहे हैं, तो अब शायद इंस्पेक्टर्स भी हों, हुए भी थे लास्ट टाइम, फिर शायद हों। ये वह डिपार्टमेंट है जिसमें रिक्रूटमेंट टोटली मेरिट पे होती है। अच्छा, उसके बाद आपको स्ट्रगल करके आना पड़ता है, लेकिन आपको इसके अंदर जो स्ट्रगल बाद में डिपार्टमेंट के अंदर करनी पड़ती है वो एक अलग से कहानी है। जिस तरह रिसोर्सेज कम है और जिस तरह स्ट्रेंथ बहुत कम है हमारी फैसलाबाद पुलिस की, बल्कि ओवरऑल पुलिस की स्ट्रेंथ कम है, तो उसमें रहकर आपको आप पॉपुलेशन के हिसाब से क्राइम भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से क्राइम इंक्रीज करने के हिसाब से स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं की जा रही। उसके अंदर आपने कैसे सरवाइव करना है, आप पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों को किस तरह सिक्योर करना है। और अब देखें, पुलिस डिपार्टमेंट वो वाहद अदारा है जो सिर्फ क्राइम कंट्रोल नहीं करता, उसको दीगर भी बहुत सारी VVIP ड्यूटीज भी करनी पड़ती हैं। कहीं पे कुछ छत गिर जाए, आग लग जाए, प्रोटेस्ट हो जाए, खा वो किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो, तो पुलिस ही मौका पर पहुंच के जाके सेटलमेंट करेगी। इसलिए इसको ज्वाइन करना तो मुश्किल है ही है, यहाँ पर सर्वाइव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, और सर्वाइवल की जब बात आती है तो इसी स्पिरिट के साथ हमारे नौजवान आते हैं इसमें। स्ट्रगल के हवाले से जैसे तैयब ने बात की है, तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग से पहले की स्ट्रगल का थोड़ा सा आ जाते हैं। किस चीज़ ने मोटिवेट किया था और किस तरह की स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ी? जी, मैंने इससे पहले इंजीनियरिंग की हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरी। तो इंजीनियरिंग के दौरान फिर पता चला सिविल सर्विसेज का, और इंजीनियरिंग में इतने सच मौके नहीं थे, तो फिर ये ख्याल आया कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन की जाए। ये सिर्फ मौकों की बेस पे था या इसमें इंटरेस्ट भी था? थोड़ा सा घर वालों का मतलब ये था कि शौक था,
लेकिन मेरे लिए तो बस बेसिकली वही था कि क्योंकि इंजीनियरिंग में इतने सच वो कोई मौके नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो उस वजह से फिर ये शौक हुआ, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त उन्हीं दिनों में तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो फिर मुझे भी शौक हुआ, लेकिन मेरा जो सच मतलब तैयारी है वो इंजीनियरिंग के बाद ही स्टार्ट की है। बिल्कुल ठीक। तो मेरी तैयारी जो है मोस्टली लाहौर की ही है। तो मैं लाहौर आ गया था तकरीबन ग्रेजुएशन करने के 2-3 महीने के बाद ही, फिर मैंने सारी तैयारी अपनी लाहौर से की थी। बिल्कुल ठीक है, तैयारी आपने लाहौर से की, फिर जाहिर बात है फिर एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिससे गुजर के आपको एक आना पड़ता है ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग सेशंस कैसे रहते हैं, कितने उसमें कितनी स्ट्रिक्टनेस होती है, कितना रिलीफ मिलता है? ट्रेनिंग पीएसपी की तो बहुत टफ होती है और बहुत टफ रूटीन होती है। सुबह को तकरीबन 5 बजे से लेके शुरू हो जाती है और शाम को 6-7 बजे तक कंटिन्यूसली फिजिकल एंड एकेडमिक सेशंस चलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो बंदा रात को मतलब इतना टायर्ड होता है कि अपने फ्लोर मतलब रूम की 2 जो फ्लोर्स है ना आपके, हाँ। तो वो भी आप मतलब चढ़ते वक्त सोचते हैं कि यार ये कब खत्म होगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि अगर ये कहा जाए कि आपकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ 360 डिग्री एंगल बदल गई तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम बहुत सारे भाई ऐसे देखते भी हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे पास ड्रामास फिल्म्स भी होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, तो उसमें हम देख के वो चीज़ें बड़ी हमें इंस्पायर कर रही होती है, लेकिन इन रियल वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त होती हैं, जिनसे मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करना ये बहुत हार्ड चीज़ें हैं। एक्चुअली देखिए, इंस्पायरेशन आपको बाहर से बैठ के पब्लिक को बहुत नजर आती है। अच्छा, ऐसा है भी थोड़ी बहुत, लेकिन जो इस वक्त हालात हमारे पाकिस्तान के चल रहे हैं, हम अगर फैसलाबाद की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पे होने वाले क्राइम की बात करें, इंडस्ट्रियल सिटी है, हमारे इंडस्ट्रियल सिटी की वजह से हमारे को 30-40% लोग आउट ऑफ सिटी से फैसलाबाद में आए हुए हैं जहाँ पे जॉब्स करने के लिए। देखें, अभी ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, बिल्कुल, अभी 2 पुलिस स्टेशन को ये मॉनिटर कर रहे हैं उनका। अभी इन्होंने इंशाल्लाह कल को एसपी होना है, फिर इन्होंने डीपीओ भी लगना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट भी देखना है। जैसे जैसे इनका ओहदा बढ़ता जाएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनकी आप देखें स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ती जाएगी, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। और मैं अक्सर आपके मॉर्निंग शो में कहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटीज में नहीं रहा, और खास तौर पर फैसलाबाद पुलिस तो शायद कभी भी नहीं रही। ये वाहद जो हमारे ये वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी, उन्होंने जो फैसलाबाद की पुलिस पे और अवाम पे एहसान किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट देके, वो रहती दुनिया तक ये काम देगा। और ये 2016 का मंसूबा था, उस दौरान 2-3 हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी उसको नहीं छेड़ा। ये मोहसिन नकवी साहब का फैसलाबाद पे भी एहसान है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी एहसान है। और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि फैसलाबाद में सेफ सिटी की वजह से और पुलिस और सेफ सिटी की कोऑर्डिनेशन की वजह से क्राइम 50% से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा इंशाल्लाह। और जहाँ पे जो अच्छी चीज होती है उसे हमेशा से हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे चैनल की कोशिश होती है कि हम जो है ऐसे मौज़ूआत पर बात करें जो निगलेक्टेड है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा इदारा जो बहुत ज़्यादा सर्व करता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूमत की तरफ से निगलेक्शन का जो है वो शिकार हो जाता है। पहले की स्ट्रगल तो आपने बता दी, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद इनिशियली कैसे चैलेंजेस का सामना रहा, कैसी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, जैसे कि आप 2 पुलिस स्टेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें देखते हैं, किस तरह से हालात हैं? जी, अगर हम ट्रेनिंग की आपने बात की जैसे कि, तो ट्रेनिंग के दौरान तो हम सारा का सारा पढ़ते हैं, मतलब किताबी बातें पढ़ते हैं कि ये है ये है ये है, लेकिन उसमें जो रियल लाइफ के जो वेरिएबल्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे तो आपको बस सीधी से बताया जाता है कि ये है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है आपने। लेकिन जब यहाँ पे मतलब रियल लाइफ सिनेरियोज में लोगों की जानें इन्वॉल्व होती हैं, लोगों की इज्जत इन्वॉल्व होती है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको वैसी नहीं होती हैं जैसा कि आप सोच रहे होते हैं कि इनको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब उस हिसाब से फिर थोड़ा बहुत आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको इसमें एक पुलिस ऑफिसर का डिसीजन मेकर होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टाइम तो आप नहीं इस इंतज़ार में रह सकते ना कि आपको ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि डिफरेंट तरह की सिचुएशंस होती हैं, लोगों की सिक्योरिटी, जान माल, इस सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो फ़ौरन होते हैं। तो डिसीजन मेकर होना और मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखें, डिसीजन मेकर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये है कि हमें हमेशा पढ़ाया जाता था कि लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस,
तो आपने बस अपना कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना है, अपनी गुडविल अप्लाई करनी है, और बाकी बस अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक तो आसानियाँ पैदा करता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे रूल्स और बहुत सारे ऐसे लॉज भी हैं जो बनाए जाते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तैयब हमारे शहरी उसको फॉलो नहीं करते हैं। बाद में अगर थोड़ी सी सख्ती पुलिस की जानिब से होती है तो फिर सारा जो है वो उन्हीं पे आ जाता है, बैकलैश भी उन्हीं को फेस करना पड़ता है। तो लॉज जो बनाए जाते हैं शहरियों के लिए, शहरियों का उसमें कितना अहम किरदार होना चाहिए कि वो उसको फॉलो करें? जीनत, देखिए हमारे बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिनको आज के दौर में, आज की डेट में फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। अब सिंपल सी बात देख लें, अब दीगर लॉज को आप छोड़ दें, एक बड़ी छोटी सी बात है कि आपके लिए जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे स्टॉप लाइन भी लगी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग उससे 1 फुट आगे है कि यहाँ से जो पैदल सवार है वो गुजरेंगे, आपने गाड़ी से पीछे रखनी है। लेकिन हम यकीन करें हम गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे खड़े करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं और ये बताने के लिए कि ये कौम कितनी महज़्ज़ब है। बिल्कुल। इसके 2 तरह के इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं, अब जो हमारे पुलिस के लॉज हैं वो अंग्रेज दौर के, जो एक्चुअली बेस उनकी वही चलती आ रही है, 1861 में जो बने थे, फिर 1934 में थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई, फिर चलते चलते अच्छा अब 2002 भी आया, लेकिन बेसिक्स वही हैं। और वो एक्चुअली अगर देखा जाए बज़ाहिर हमें नजर आता है कि ये बड़े सख्त लाज हैं, ये पब्लिक के शायद अगेंस्ट है। अगर देखा जाए तो वो पब्लिक को जराइम पेशा अनासर से बचाने के लिए ही है। बिल्कुल ऐसा। अगर गुंडा एक्ट हमारे आज भी चल रहा है, हमारा गर्दी के आज भी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो वो एक मोहल्ले के इलाके के लोगों की सिक्योरिटी के लिए ही है। तो इस पे इम्प्लीमेंट करना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आप करें ना करें, नहीं करेंगे वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, कर देंगे तो अच्छी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं, इशू हमें खुद पर बनेगा। हमारा इलाका सिक्योर नहीं होगा जब हम लॉज पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमें लॉज पर इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ पुलिस से ताउन करना चाहिए। अगर पुलिस हमें रोक रही है कि ये रोड हमने बंद किया, किसी इशू से ना जाएं, तो ना जाएं। आप यकीन करें लोग फिर भी कोशिश करेंगे किसी तरीके से हम गुजर जाएं। बल्कि वो जो बैरियर्स बनाए होते हैं उनको लोग साइड पे हटा के स्पेशली फर्ज समझते हैं कि वहां से गुजर के जाया जाए। जाहिर बात है आप और हम इसी माशरे का हिस्सा हैं। एक पुलिस ऑफिसर होने से पहले जो है आप यहाँ के शहरी कॉमन सिटीजन भी हैं। बहुत सारे मसाइल को आप भी हम भी रोजाना की बुनियाद पे करीबी से देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह के पब्लिक के मसाइल हैं और उन मसाइल को पब्लिक ही कितना बढ़ा रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे तैयब ने भी बात की कि मतलब हम अपने मसाइल को हमें खुद ही हल करना चाहिए, ना कि उनको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल एज अ पुलिस ऑफिसर मैं देखता हूँ कि कंप्लेंट्स जो भी आ रही होती हैं, लोग छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा इशू बना के आके प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी एक आदत है कि मतलब हम अपना ब्लेम हमेशा शिफ्ट करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी झगड़ा हो गया, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। जब वायलेशन हो जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई आपकी गलती है। तो इस तरह हमारे यहाँ ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चलता है और ब्लेम गेम तो चल ही रहा होता है। ये तो वो किरदार है जो पब्लिक की तरफ से हम देखते हैं कि उनका किस तरह का अपने शहरों में जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें पुलिस ऑफिसर को कितने ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उन तमाम सूरत हाल को वो कैसे टैकल करते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो हमारी पुलिस दिन रात 24 घंटे हमें सर्व करती है। हमारे जो है मसाइल उनको हल करने की कोशिश करती है। हमारे लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, जो हमारी ही भलाई के लिए होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें समझने की बजाय अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। फिर वो मेस बढ़ जाता है जब, तो फिर वो सारा ब्लेम जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट पर चले जाता है कि हमारे यहाँ की पुलिस जो है वो उस तरह से जो है वो ताउन नहीं करती है, उस तरह से शहरियों के साथ बर्ताव नहीं करती, बड़ा सख्त रवैया रखती है। तो किस तरह के जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक पुलिस ऑफिसर को शहरियों की जानिब से, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, जैसे कि हमने बताया कि शहरी कैसे प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको हम अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज होते हैं मौजूद, लेकिन उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। एज पुलिस ऑफिसर किस तरह के चैलेंजेस का इस तरह की सिचुएशन में आपको सामना रहता है? जी एज अ पुलिस ऑफिसर मतलब सच के पब्लिक से डीलिंग तो हमारा काम है सारा दिन का।
तो उस हिसाब से तकरीबन लोग आते हैं तो वो समझते नहीं हैं कि मतलब हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन दे आर ऑलवेज हाइपर के पुलिस वाले ये कर रहे हैं, पुलिस वाले वो कर रहे हैं और आप इसने वो कर दिया। भाई अगर आपको एक ट्रैफिक वार्डन रास्ते पे रोकता है तो आप काइंडली रुक जाइए, या फिर अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो दैट इज़ फॉर योर ओन गुड। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो लोग काफ़ी हद तक मतलब इस चीज़ को नहीं समझते, या फिर ट्रैफिक वायलेशन हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं डेली बेसिस पे, तो उस वजह से ही ये लॉज बनाए गए हैं। लेकिन मतलब शहरियों को ये बात समझनी चाहिए कि ये चीज़ें आपकी भलाई के लिए हैं एंड वी शुड फॉलो दीज रूल्स। बिल्कुल ठीक है। और तो ये अगर हम देखें तो एक नया बंदा या एक नया ऑफिसर जब पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के इनसाइड भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे रिसोर्सेज के हवाले से हम अक्सर इस पे बात करते हैं कि हमारे पास टीम्स की नफरी की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें नए आने वाले ऑफिसर को कितना ज़्यादा उसके लिए मज़ीद चीज़ें टफ कर देती हैं? जितना ऐसा ही है, अगर हम देखिए इनके सर्कल की बात करें, थाना सरगोदा रोड और मंसूराबाद, ये दो काफ़ी इनका वास्ट एरिया है जी, काफ़ी ज़्यादा। और सरगोदा रोड में जो आज से कुछ अरसा पहले अप्रूव्ड कांस्टेबल्स की जो नफरी थी शायद वो 100+ थी, लेकिन 100+ मौजूद नहीं होंगे क्योंकि और भी इनको बहुत सारे इशूज़ हैं, नफरी और जगह पे चले गई है। इसी तरह मंसूराबाद का बहुत बड़ा एरिया है। बड़े ही सालों बाद मंसूराबाद थाने को तो 15 दिन पहले नया थाना मिला है। उनका थाना ही अपना नहीं था, किराए की छोटी सी बिल्डिंग थी। आप यकीन करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थाने के सामने रेंट पे शॉप्स लेके वहां बैठ के काम करते थे और उनको डिपार्टमेंट की जानिब से रेंट भी पे नहीं किया जाता था। तो इस तरह के मसाइल में जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको आप सुपरवाइज करेंगे, उनसे आपने काम लेना है। उनके मसाइल के बावजूद उनके गिले भी होंगे, सर हमारा ये भी इशू है। पिछले दिनों फ्यूल का बहुत ज्यादा बहरान रहा पूरे पंजाब में, अभी भी है, अब कम मिलता है, मतलब बहुत कम है, मिलता है जरूर बहुत कम। तो उसके बावजूद पुलिस ने काम नहीं रोका, इनकी पेट्रोलिंग जारी रही, आईओज रेड करने भी जाते रहे, मुलजमान को कोर्ट में और जेल में छोड़ के लेके आते जाते भी रहे। तो पुलिस डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ कैसा डिपार्टमेंट है, ये बेचारे स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, ये अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते, डिसिप्लिन फोर्स है। फिर हम ही अपने फोरम्स पे इनकी आवाज बनते हैं। तो अब नए ऑफिसर के लिए, अब जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मोहसन साहब जो है वो बिलोंग करते हैं सिंध से जी, तो वहां से आके देखें पंजाब में सर्व करना, और आते ही सबसे पहली पोस्टिंग पंजाब के दूसरे बड़े डिस्ट्रिक्ट में है और बड़े फास्ट सर्कल में आपकी। ये सर्कल बहुत फास्ट है इनका। इसमें पोश एरियाज भी हैं, इसमें बहुत एक ऐसी आपको कॉलोनीज और इलाके भी हैं जहां पे आम बंदा जा ही नहीं सकता। हर तरह के लोगों का, हर तरह के इलाकों का इनको सारा सामना है। उसके बावजूद यहाँ पर अच्छा सर्व कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इन्होंने क्राइम बढ़ने नहीं दिया, बहुत रिड्यूस किया। और इन्होंने ऊपर तले बहुत सारे, इन 4 माह इनकी पोस्टिंग हो गई है और गैंग्स बहुत पकड़े हैं। एक इन्होंने गैंग ऐसा पकड़ा है जिसमें सिर्फ खवातीन थी। वो बैल देती जब हमें पानी पीना है, अब लोग सिंपथीज में आ जाए पानी पी लें। उसके बाद उसके साथी भी आ गए, खवातीन आ गई और उन्होंने काफी सारी वारदातें, मतलब डजन के साथ वारदातें, घरों के साथ जाके जो चोरी चकारी करना, और ये तो दिन दहाड़े ऐसी जो होती हैं कार्रवाइयां, इस तरह की जो जराइम होते हैं, वो तो ये भी नहीं इंतजार करना पड़ता कि शाम का वक्त होगा, अंधेरा होगा तो फिर, क्योंकि खवातीन को लेके कभी इतना कोई हमारे माशरे में जो है वो डाउट्स नहीं रहते हैं। और बड़ी ही जो तैयब ने बात की, ये बड़ा एक कॉमन सा है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आके बल दे के पानी मांगता तो आप कहते हैं कि अच्छा चले ये तो सदका जारिया है, करना चाहिए। जिस तरह से हमने रिसोर्सेज की बात की, हम उस पर भी आएंगे कि आपकी पोस्टिंग सिंध से पंजाब में हुई तो वो कैसा एक्सपीरियंस है। लेकिन उससे पहले कम रिसोर्सेज में फेलो ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स, और उनकी भी जारी बातें वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं। इस सारे माहौल में कितना स्ट्रेस आ जाता है आप पे? जी, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस जॉब को जब तक खुद इंजॉय नहीं करेंगे ना, तो ये जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो फिर दिन आपका अच्छे से गुजर जाता है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेस लेने पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मतलब एक तो ऊपर से प्रेशर होता है काम करने का, अवाम का प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो अवाम का ही होता है कि सर हमारी ये चीज़ चली गई है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है, इसका क्या हुआ। तो डेली बेसिस पे हमें उसके ऊपर भी काम करना होता है। अगर आप एवरेज देखें तो डेली के FIRs जो हैं
वो 100+ हैं। तो 100+ केसेस अगर डेली के बेसिस पे हो रहे हैं, इतना बड़ा शहर है, तो वो आपके ऊपर काम होगा, काम का प्रेशर होगा। फिर जाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब थोड़े से पहुंच होती है जिनकी, तो वो कहीं ना कहीं से मतलब आपको अप्रोच कराते हैं कि इनका काम पहले कर दें, मतलब बाकियों को छोड़ दें, इनका पहले कर दें, बाकियों का होता रहेगा। तो इस किस्म की चीज़ें भी आती हैं। तो हम कहते हैं सर हम कर रहे हैं काम, इन पे भी कर रहे हैं, उन पे भी कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनकी वजह से मतलब ये स्ट्रेस अगर आप लेने पे आएंगे तो आप फिर स्ट्रेस ही लेते रहेंगे, आपसे काम नहीं होगा। तो मेरा तो यही है कि मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, काम को एंजॉय करना है। जो भी आप कर रहे हैं तो उसको अगर आप सही से कर रहे हैं, नेक नियति से कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि एक दिन में 100 केसेस को देखना पड़े और हर बंदा ना इंडिविजुअली ये समझ रहा होता है कि उसका मसला सबसे पहले हल हो जाए, तो ये एक अलग से प्रेशर होता है कि पब्लिक की तरफ से भी प्रेशर है। और फिर जैसे कि आपने बात की कि सम टाइम कोई रेफरेंसेस भी आते हैं तो वो भी एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं। तो उसमें खुद को काम एंड कूल रखना बड़ा जरूरी है, वरना तो आप दिमागी तौर पर अगर थक जाएंगे तो आप सर्व कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि तैयब ने बताया कि आपकी पोस्टिंग जो है आप बेसिकली सिंध से हैं, सिंध से पंजाब में आना, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंट है, जाहिर बात है क्राइम नेचर भी डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंस कैसा है और कितना मतलब ये आपको टफ चैलेंज दे रहा है और कितना आपके लिए आसानियां पैदा कर रहा है? जी, डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पे लोग ना ज़्यादा अवेयर हैं अपने राइट्स से। अच्छा। तो उसकी वजह से ये होता है कि हर बंदा, एक तो क्राइम रिपोर्ट होता है, ये सबसे बड़ी बात है। सिंध में अक्सर क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता। तो अगर आप जाएंगी नहीं पुलिस स्टेशन तो फिर तो ये तो बहुत बात की बात है ना कि पुलिस हमारी FIR रजिस्टर्ड नहीं कर रही। अब यहाँ पे तो ये रहा ही नहीं है कि आपकी FIR रजिस्टर्ड ना हो। हमारी टाइमलाइंस बनी हुई हैं, आप जाएं और आपके उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी। तो एक सबसे बड़ा ये तो ये मतलब डिफरेंस यही है कि आपका जो अवाम है वो ज़्यादा अवेयर है, उनको अपने राइट्स का पता है, उनको सारे फोरम्स का पता है। अच्छा, उसके अलावा फिर जब आपके FIR रजिस्टर हो जाती है उसके बाद वो अपने जो चीज़ है उसको फॉलो भी ज़्यादा विगरसली करते हैं। तो उसकी वजह से मतलब जाहिर सी बात है उनका राइट है ये भी। तो मतलब इस वजह से फिर काम यहाँ पे ज़्यादा स्पीडली होता है एज कम्पेयर टू सिंध। बिल्कुल ठीक है। और पंजाब में वैसे भी कहते हैं पंजाबी थोड़ा वोकल होते हैं, हम लोग जो है ना इतनी सी बात को जो है ना वो ऊंची ऊंची बोल के बहुत बड़ा बना देते हैं। और अगर थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी बात करें तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक पुलिस ऑफिसर के लिए। किस तरह से जो है वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं, ये जानेंगे लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं और बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है जो कि जिनके लिए आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे ख्वाब लेकर जाते हैं, अपनी आंखों में ख्वाब से जाते हैं। उन ख्वाबों को सिर्फ देखना जरूरी नहीं होता, उस पर स्ट्रगल करना, उसके पीछे जो है अपने दिन रात एक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ जहाँ पर स्ट्रगल की बात करते हैं, हम अपने कैरियर की, अपने गोल्स की बात करते हैं, तो दीगर अगर हम डिपार्टमेंट्स में और शोबों में देखते हैं तो शायद हमारी पर्सनल लाइफ उस हद तक मुतासिर नहीं होती है, क्योंकि एक फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली। और किस तरह के चैलेंजेस का सामना है वो हम जानेंगे हमारे ऑफिसर से। जैसे सर आपने बताया कि हम पहले भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपकी बड़ी न्यूली अभी शादी हुई है, तो कितना ज़्यादा मुश्किल है पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो बैलेंस करना। जी, पुलिस डिपार्टमेंट में पर्सनल लाइफ और अपना प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे कि हमारी जो जॉब है उसमें हमें कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। मतलब ऐसे नहीं है कि ऑफिस आवर्स हैं, आपको 9 से 5 तक काम करना है, आफ्टर दैट यू आर ऑफ। तो ये भी नहीं है कोई, ना आपको ईद मिलती है, ना आपको मुहर्रम मिलता है, आपको कोई छुट्टी नहीं होती है। तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो कभी हमारी भाभी ड्यूटी आवर्स में कॉल करके नहीं कहती हैं कि कब घर वापस आएंगे या बड़ा लंबी ड्यूटी, क्योंकि सारी बात है कि नई शादी है तो उनके लिए भी आपकी रूटीन से एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा? जी, शुरू में तो बहुत होता था। जैसे कि हमारी तो नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, नाइट पेट्रोलिंग आ गई है, तो फिर उनको ये बताना कि भाई आज रात भी नहीं आऊँगा। हाँ। दिन को तो नहीं आया लेकिन रात को भी नहीं आऊँगा। तो वैसे भी वो यहाँ पे अकेली हैं, तो मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। शुरू में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनके लिए, तो अभी वो थोड़ा सा हो गई हैं सेटल।
तो उस हिसाब से बाकी वो भी मतलब अभी अपनी पढ़ाई कर रही हैं, तो उस हिसाब से उनका भी वो थोड़ा बहुत टाइम उसमें लग जाता है अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल ठीक, मतलब तो उनकी अपनी एडजस्ट कर मसरूफियत है अपनी। हाँ। सही। तो ये जैसे हम देखते हैं कि अक्सर बेगम जो है ना वो शाम में फोन करके कहती है आते हुए अंडे ब्रेड और ये चीजें लेते आए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? कभी क्या, मेरे साथ तो अक्सर होता है। और उसके साथ साथ अब तो वो खुद ना भी कॉल करें तो बच्चों से करवा देते हैं, पापा ये लेके आना, वो लेके आना। मेरे बच्चे माशाल्लाह स्कूल गोइंग हो गए हैं, तो वो मुझसे बेटियां खासतौर पर अटैच भी बहुत हैं। वो उनकी तो अब आते हैं तो सुबह यही थी, पापा शाम को मेरी छोटा बेटा ना वो आते आते को जाते जाते कहता है पापा जाते जाते शाम को ये लेके आना है आपने। तो ये डिमांड्स आपको पता चलती रहती हैं। और बच्चों की अलग होती हैं, वाइफ की अलग होती है। बिल्कुल ठीक सर, ये मेरा सवाल इनसे करने का मकसद ये था कि आम तो घरों में ये सब होता है, क्या पुलिस ऑफिसर्स के साथ ऐसा होता है कि बेगमात फोन करके कहें आप ऑन ड्यूटी खड़े हैं, सामने क्राइम सीन चल रहा है और फोन आ जाए आते हुए धनिया या आते हुए ब्रेड लेते आइएगा? जी मतलब ऐसे तो नहीं होता कि फोन कॉल आ जाए। मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई चीज चाहिए तो आप लिस्ट बना के ना मुझे टेक्स्ट कर दिया करें, मतलब जब भी फ्री हो जाऊंगा। बिल्कुल होता है, हाँ। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हमने भी अपनी चीजें घर के लिए चीजें लेनी होती हैं, ऐसे तो नहीं है। क्योंकि कॉमन घरों में शाम का तो अक्सर ही सीन होता है। मेरी तो खुद की अम्मा कह रही होती है अपने बाबा को फोन करके कह दो ये आते हुए लेते आए, तो मैंने कहा चेक कर लो पुलिस हजरात के साथ भी इस तरह की चीजें होती हैं, मतलब आती है। इधर भी हालात एक ही जैसे हैं, मियाँ सारे एक ही जैसे हैं, सबकी बेगमात एक ही जैसे हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे फिर वो क्राइम रिपोर्टर हैं, या चाहे वो कोई भी आम से सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। जिस तरह से तैयब आपका तो बहुत माशाल्लाह से टाइम हो गया, बहुत सारे ऑफिसर्स को आप देखते हैं, सर की तो अभी नई नई शादी हुई है, बहुत सारे हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तो अपनी फैमिलीज में एडजस्ट हो जाएं। आपको क्या लगता है कि न्यूली वेड कपल के लिए ज्यादा मुश्किल होता है चीजें एडजस्ट करना, या जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है उनके लिए ज्यादा? देखें जी, पहले तो अल्लाह पाक इनकी कामयाब जिंदगी के लिए हम दुआ गो हैं। अभी एडजस्ट हो जाता है। अभी ये चूंकि सिंगल कपल है, अभी ये एक शहर में भी पोस्टिंग होगी, साथ साथ चलते रहेंगे। जब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, फिर मैंने ऑफिसर्स के बड़े मसाइल देखे हैं। उनकी पोस्टिंग आज इधर है, 3 माह बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और बिल्कुल ही अपोजिट साइड के डिस्ट्रिक्ट पे चले जाती है। फिर बच्चों को आप बार बार एक स्कूल से निकाल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में, हर एक स्कूल में स्टडी का अपना एक माहौल का बड़ा, एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क होता है। फिर आपके बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इन पुलिस ऑफिसर्स के खास तौर पे। अच्छा, फिर ये होता है कि मोस्टली ये फिर अपनी फैमिली को एक जगह एडजस्ट कर देते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो डीपीओ लगे हुए हैं मुजफ्फरगढ़, हुसैन हैदर साहब, उनकी फैमिली फैसलाबाद में एडजस्ट है, यहाँ पे उन्होंने रखे हैं बच्चे उनके यहाँ पे ही। उन्होंने देखा गया बार बार शिफ्ट करने से बेहतर है कि यहाँ पे। तो इसी तरह हमारे कुछ और भी काफ़ी सारे ऑफिसर दोस्त हैं जिन्होंने अपने बच्चे लाहौर में एडजस्ट किए हुए हैं। तो इनकी सबसे बड़ा इनके पुलिस डिपार्टमेंट में बच्चों की स्टडी का बहुत इशूज रहते हैं इन बेचारों को, क्योंकि इनकी अपनी नौकरी एक जगह होती नहीं। 3 साल तो बड़ा होता ही नहीं, मैंने नहीं देखा किसी ने 3 साल पूरे किए हों। सवाए डीपीओ लगे थे, यहाँ सबसे दूसरे डीपीओ थे हमारे फैसलाबाद में 2002 में कैप्टन अमीन साहब। अच्छा। कैप्टन अमीन वैंस, उन्होंने 3 साल पूरे किए। उसके अलावा आज तक मैंने 3 साल पूरे करता कोई ऑफिसर देखा नहीं है। तो फिर 8 माह 10 माह मैक्सिमम 1 साल, तो फिर बच्चों के हरज बहुत फैमिली का होता है। अच्छा, फिर एक बड़ा इशू है, इन बेचारों के ही पेरेंट्स कहीं हैं, हाँ। इनके बच्चे मिसिस कहीं हैं, खुद ये कहीं हैं। ये बड़ा इनके लिए। और मैं ये कहता हूँ कि हमारी देखें खामियां हर डिपार्टमेंट में है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपने पेरेंट्स को भी छोड़ के, अपने जो भाई बहन है उनको अलग छोड़ के, अपनी फैमिली बच्चों को छोड़ के सर्व कर रहे होते हैं। तो उनके साथ आपको अच्छा बिहेव होना चाहिए और आपको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो किस तरह अपना शहर, अपनी फैमिली छोड़ के आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे मेहमान होते हैं, ये हमारे फैसलाबाद में पता नहीं कितना टाइम है। इन्होंने हमें महफूज रखने के लिए और फैसलाबाद के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए अपने बहुत सारे मसाइल पीछे छोड़े होते हैं। ये ड्यूटी है, ये पहले करें। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे देखने वाले कहेंगे कि कहाँ हम इनरेलीवेंट बातों की तरफ चलेंगे। ये इनरेलीवेंट बातें नहीं हैं। इस तरह के सवाल करने का मकसद ही ये है कि हमारी आम पब्लिक को ये पता चले कि जो ऑफिसर्स हमें सर्व कर रहे हैं वो बैकएंड पे अपनी पर्सनल लाइफ में भी कितनी ज़्यादा चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जैसे कि ईद, शबरात और मुहर्रम आते हैं, डिफरेंट तरह के ओकेजन्स पर ड्यूटीज़ और ज़्यादा सख्त हो जाती है, अपनी पर्सनल लाइफ कहीं पीछे बहुत रह जाती है।
पब्लिकली जो सर्व करते हैं, फ्रंट फुट पे रहते हैं, हमारे शहरों को जो है महफूज रखने की कोशिश करते हैं, तो खुदारा अपना भी इसमें किरदार अदा करें। और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं छुपे हुए जो हिडन है, जिस पे बहुत सारी कभी बात नहीं होती है। तो ये वो मसाइल हैं जिनका उनको भी सामना होता है, उसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम कर रहे होते हैं कि हमारे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। और ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, ऑफिसर की टाइमिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, अपने बच्चों की बर्थडेज को वो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एनिवर्सरीज पे बेगमात की बहुत सारी शिकायत होती हैं, अगर पेरेंट्स बीमार हैं तो शायद वो फ़ोन पे पूछ सकते हैं, प्रेजेंटली जाके जो है वो उस तरह से इयादत भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मसाइल में घिरने के बावजूद वो हमें सर्व करते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो उनको हमेशा से हमारा इदारा, हमारा प्लेटफॉर्म, सिटी 41 की पूरी टीम जो है अप्रिशिएट करती है। मजीद फ्यूचर किस तरह के प्लान्स होंगे और किस तरह से जो है वो फैसलाबाद शहर के क्राइम को मजीद कंट्रोल किया जाएगा, इसी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू जो है वो जारी है। बड़ा मजेदार सा सेशन है कि किस तरह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो उतार चढ़ाव भी बर्दाश्त करते हैं हमारे ऑफिसर्स, और फिर भी हमारी शहरियों के बड़े ही गिले रहते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर जो है वो अच्छे नहीं हैं, बड़ी सख्ती करते हैं। तोबा तोबा, हम ना अपने घरों में बैठ के ही तोबा तोबा कर रहे होते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट किस तरह से सर्व कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की कितनी स्ट्रगल होती है वो किसी को नहीं पता होता। फ्यूचर प्लानिंग पे जाने से पहले सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि माशाल्लाह आपने बताया कि किस तरह से आपने पूरी स्ट्रगल की है, फैमिली सपोर्ट कितना ज़्यादा था, और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे मदर से बड़ा इमोशनल होती हैं अपने बच्चों को लेके, तो वो कहती नहीं है कि फैमिली सारी सिंध में है, आप पंजाब में आ गए हो, तो उनके किस तरह के जज्बात होते हैं? जी, फैमिली की सपोर्ट की अगर बात की जाए तो मेरे वालिद जो थे वो 2014 में गुजर गए थे। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं समीउल्लाह साहब, तो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था एजुकेशन में, और उनका ही शौक था सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, तो फिर उन्होंने ही सपोर्ट किया था। तो जब हो गया तो फिर मैंने पीएसपी फर्स्ट चॉइस रख दिया। तो अम्मी को तो इतना पता नहीं था, इतना आइडिया नहीं था कि पीएसपी में क्या होता है, क्या होता, तो ना ही उनको इतना आइडिया था कि मतलब ये ग्रुप्स होते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, डीएमजी में भी जा सकते हैं। तो उनको तो बस ये, उन्होंने तो यही कहा था बस अल्लाह कामयाब करे जाओ। तो जब मैंने रख दिया और जॉब, पहले तो जब ट्रेनिंग आई तो इतनी टफ ट्रेनिंग, तो अम्मी कहती थी चलो ठीक है ट्रेनिंग टफ ही होती है, जहाँ पे भी होती है, 1-2 साल निकल जाएंगे ट्रेनिंग के। फिर जब जॉब में आ गए तो फिर जॉब उससे ज़्यादा टफ। तो फिर अम्मी कहती हैं क्या पड़ी थी तुम्हें ये रखने की। तो फिर वैसे भी हमारी माएँ बड़ी सादी सी होती हैं, तो उनको बच्चे जब कुछ कर रहे होते हैं ना तो वो ब्लेसिंग देती हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे, क्योंकि उनको आफ्टर इफेक्ट्स उसके पता नहीं होते कि इसके बाद आगे क्या आने वाला है। तो अल्लाह करे कि उनकी दुआएं आपके साथ रहें और आप इसी तरह कामयाबी से सर्व करते हैं। सर फ्यूचर प्लानिंग का क्या हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सारी बात है आपने प्रॉब्लम्स भी देख ली, चैलेंजेस तो हैं ही, वो तो हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए बढ़ेंगे। तो किस तरह की चीज़ें आप एज पर्सनल अगर मैं बात करूँ तो आप किस तरह की चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे चीज़ों की बेहतरी की गुंजाइश है और किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? जी, फ्यूचर की अगर हम बात करें ना तो अभी ऑलरेडी अगर हम पिछला साल देखें पुलिस के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आई, मतलब चेंजेस आई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। बहुत सी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, बहुत सी चीज़ें हमने डिजिटाइज कर दी हैं। आईजी पंजाब जो करंट है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें विद द असिस्टेंस ऑफ एंड हेल्प फ्रॉम सीएम साहब, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मॉडर्नाइज कर दी हैं। जैसे कि आप थानों को देख लें, हमने तकरीबन पंजाब के सारे थाने जो है मॉडर्नाइज कर दिए हैं, सिप्स बन गए हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो भी चीज़ें तकरीबन सारी डिजिटाइज हो गई हैं, एफआईआर का सिस्टम डिजिटाइज हो गया है, कंप्लेंट का सिस्टम डिजिटाइज हो गया है। उसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे कि आपने किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है तो आपको थाने में नहीं जाना पड़ेगा, और आपको मतलब किसी एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन करानी है, किसी का रिकॉर्ड चेक करना है, किसी कोई अपनी फैक्ट्री में आप काम दे रहे हैं किसी को तो उसका रिकॉर्ड चेक करना है, किस किस्म का बंदा है। ना सिर्फ उसके आप कराना चाहिए बल्कि हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि कोई अगर कोई क्राइम करता है तो वो आपके लिए भी नुकसान हो सकता है ना कि आपने इस बंदे को कैसे काम पे रख दिया। तो हम तो मतलब यही कहते हैं कि भाई आएँ और अपने मतलब एम्प्लॉयज़ की रजिस्ट्रेशन कराएं,
और मतलब उनकी जो मतलब वेरिफिकेशन कराएं ताकि आपके लिए कल को सहूलत पैदा हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सहूलियात शहरियों के लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं और हम देखते हैं तैयब के जैसे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सर्व कर रहा है बहुत अच्छे से। क्या आपको उम्मीद है, गुज़िश्ता हुकूमतों से तो जो है वो नज़रअंदाजी ही मिली है, आने वाली हुकूमत क्या आपको लगता है पुलिस डिपार्टमेंट पे थोड़ी सी अपनी शफकत करेगी, थोड़ी नजर करम करेगी? देखें, जिस तरह का काम मोहसिन नकवी साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट में बल्कि पूरे पंजाब में किया, हाँ चूंकि हम इस वक्त बात ही पुलिस डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जितनी इनोवेशन की हैं वो इनको कंटिन्यू करनी ही पड़ेंगी, बल्कि उसे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। जितना थानों को रेनोवेशन करके उसका अच्छा माहौल डिजिटलाइज कर दिया गया, आप जाएं, आप टोकन लें, उसके बाद आपका नंबर आएगा, गाइड कांस्टेबल आपको गाइड करेगा, जी यहाँ पे तशरीफ रखें, उसके बाद फ्रंट डेस्क पे आप लोग जाएंगे, टोकन के मुताबिक आपका टोकन नंबर आएगा और आपको फिर गाइड कांस्टेबल आईओ तक छोड़ के आएगा। वो खा इंक्वायरी ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी आपका स्टेटस है केस का, वो आप छोड़ के आएगा। ये सारी चीजें जो उन्होंने कर दी हैं और जितनी प्रमोशंस उन्होंने और आईजी साहब ने कर दी हैं, अब आपको अगले आने वाले आईजी साहब के लिए और अगले आने वाली पंजाब हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक साल 1 माह तकरीबन मोहसिन नकवी साहब को हुआ है, शायद वो हो जाएंगे लास्ट डे आज। तो जितना काम उन्होंने 13 माह में किया है, 5 साल में भी अगली हुकूमत कर दे तो बहुत बड़ी बात हो। बिल्कुल ठीक है, और मैं कल ही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी देख रही थी, हमारे सहाफ़ी बरादरी से वो बात कर रहे थे कि उन्होंने जो नामजद वज़ीर आला हैं उनको जाके अपनी खामियां भी बताई और जो जहां काम किया और जो चीजें चल रही हैं वो भी बताई। तो ये एक पॉइंट बड़ा पॉजिटिव है कि कोई बंदा अपने मुंह से बोले कि भाई यहाँ पे ये कमी रह गई है और आपको कोई ये इंडिकेटर भी दे देना तैयब, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पे जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है, यहाँ बेहतरी हो सकती है, हम इस वजह से नहीं कर सके थे, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मसाइल के साथ उन्होंने जो है वो हमेशा हमें सर्व भी किया है, हमारे शहरों की भलाई के लिए क्राइम रेशो को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालात तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बहुत सारे हालात हम देखते हैं कि जो है वो हर गुजरते दिन के साथ है, तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत सारा करम करे। सर, मैं चाहूँगी कोई लास्टली मैसेज अगर आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, हमारे शहरियों को देना चाहें कि वो किस तरह से अपना इनफरादी किरदार अदा करें ताकि पुलिस को भी काम करने में जो है आसानी हो। जी, बस लास्ट में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो हमने पुलिस स्टेशंस बना दिए हैं अभी, तो ये आपके अपने पुलिस स्टेशन हैं, इनका ख्याल करें। दूसरा ये कि आपस के मसले इतने ज़्यादा ना बढ़ाएं कि आपको मतलब पुलिस के चक्करों में आना पड़े, FIRs करानी पड़े, और अगर आप के पास कोई एम्प्लॉई है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं, आपके पास अगर कोई टेनेंट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि कल को आपको कोई जो गलत सिचुएशन है उसमें ना पड़ना पड़े। बिल्कुल ठीक है, और क्राइम रेशो को भी इसी तरह से हम कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ ये आप भी, क्योंकि आप बड़ा करीबी से सारे मामला को शहरियों के भी देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के भी देखते हैं, हमारे शहरियों के लिए क्या मैसेज हो सकता है वो भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप शेयर करें देखने वालों को, ताकि उनको समझ आए कि एटलीस्ट सिर्फ पुलिस के काम नहीं है सर्व करना, उनका भी कहीं ना कहीं कोई किरदार है। मैं सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहूँगा शहरियों के लिए और एक देना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट के थानों के मुहर्रान के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट के मुहर्रान के लिए सबसे पहला एक ही मैसेज है कि खुदारा आपके पास लोगों ने आना, सबसे पहले फ्रंट डेस्क के बाद आपसे डीलिंग होगी, आप अपना बिहेव अच्छा करें तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो इमेज है बहुत बेहतर हो सकता है। मुहर्रर के कमरे में ही उनके साथ मिसबिहेव होता है जिससे वो जाकर कहते हैं कि ये पुलिस इस तरह की है। और शहरियों के लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर आपका बहुत करीबी बंदा भी किसी जुर्म में मुलव्वस है तब भी पुलिस से तरीके के साथ डील करें। अगर उसने आपका मैं कहता हूँ मेरा भाई क्रिमिनल है, पुलिस ने मेरा काम नहीं किया, पुलिस बड़ी कर दी है। क्योंकि टू वे जो है वो हम कहें कि अगर पटरी है तो ये कहना गलत नहीं होगा, एक गाड़ी के 2 पहिए 4 पहिए जब तक जो है वो इक्वली फंक्शन नहीं करते ना तो चीजें कभी भी मामला बेहतर नहीं चलते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों का हामी नासिर हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।